जो हमारा डे 6 रहेगा, हम ऑलरेडी हमारे जो टॉपिक्स वाइज हम थोड़ा डिले चल रहे हैं, तो अभी डे 6 में हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, फुटप्रिंटिंग एक्सेट्रा। ये है डे 6 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। इस डे 6 में हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं लिनक्स फंडामेंटल्स, फुटप्रिंटिंग एंड इन्यूमरेशन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिनक्स फंडामेंटल से। इस वीडियो में हम लिनक्स के बहुत सारे फंडामेंटल्स को कवर करेंगे, जिससे कि आप फेमिलियर हो सको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स में है कि हम लिनक्स ही की यूज़ करते हैं एथिकल हैकिंग के लिए। ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ओएस है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिनक्स एक ओएस है, बट ऐसा नहीं है। लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है, जिसको हमने मर्ज किया है GNU के साथ। अब कर्नल क्या होता है? जो आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसको हम कर्नल बोल सकते हैं। ठीक है, अब GNU क्या है? GNU एक कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स है। तो हमने जब लिनक्स और GNU को मर्ज कर दिया तो हमारा एक कंप्लीट ओएस बना। लिनक्स से यहाँ पे मेरा मतलब है काली लिनक्स है। ऐसा तो कोई भी लिनक्स के वर्जन में ये दो चीज़ें होती है, GNU एंड लिनक्स, जिसमें से GNU एक कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स है और लिनक्स आपका एक कर्नल है। ठीक है, एथिकल हैकिंग में आपको पेन टेस्टिंग और रिसर्च के बहुत सारे प्री इंस्टॉल टूल आपको काली लिनक्स में मिलेंगे। ये भी इसका एक फ़ीचर है। लिनक्स मेनली फेमस है उसके स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे लिनक्स के कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे कि एक तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता है फॉर ऑल ऑफ योर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिनक्स के आपको मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे, यानी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है लिनक्स डिस्ट्रोस को यूज़ करने के लिए। लिनक्स डिस्ट्रो का जो टॉपिक है हम आगे और भी डिटेल्स में इसको कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। विंडोज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लिनक्स का सोर्स कोड अवेलेबल है, इसी की वजह से हमें लिनक्स के इतने सारे वर्जन्स देखने मिलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ओवरव्यू ऑफ लिनक्स डिस्ट्रो। ठीक है, डिस्ट्रो से यहाँ पे मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लिनक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से आप आपके नीड के हिसाब से ओएस को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको हम वर्जन्स या डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, जैसे कि रेड हैट जो मेनली सर्वर साइड ओएस है, फेडोरा ये भी एक सर्वर साइड ओएस है, डेबियन एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स है जिन्होंने काली लिनक्स डेवलप किया है, जिसको हम एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। उबुंटू हमें होम और ऑफिस यूज़ के लिए ये एक बेस्ट ओएस बन जाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम हमारे नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिंटोएस, सेंटोएस, ओपन सोर्स एक्सेट्रा। अब हम आते हैं लिनक्स के फाइल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, लिनक्स फाइल सिस्टम एक हायरार्चिकल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर की तरह ये बना हुआ है। ठीक है, जिसके स्टार्टिंग में रूट होता है। रूट को हम डिनोट करते हैं इस स्लैश के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लैश, इसको हम लिनक्स में रूट बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है यहाँ पे, जैसे कि बिन, etc, होम, वेर, tmp, यूज़र्स या USR, जो भी आप इसको बोलना चाहो। इसको हम और भी आगे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको इसकी यूजेज का एक चार्ट दे दूंगा, तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये डायरेक्टरीज किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। टॉप पे आपको रूट दिखेगा, फिर उसके अंदर आपको ब्रांचेस दिखेंगे, जैसे ट्री में होते हैं। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे ये फॉलो करता है। इस चार्ट की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको डायरेक्टरीज मिलेंगे, राइट हैंड साइड में आपको उसका एक ब्रीफ यूजेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे थर्ड आप देखेंगे DEV, ये एक डायरेक्टरी है जिसमें डिवाइसेस फाइल होते हैं। फिर होम है जो हमारा यूज़र का होम डायरेक्टरी होता है या डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होता है। फिर लिब है जिसमें लाइब्रेरी फाइल्स होती है। मीडिया है जिसमें रिमूवेबल डिवाइस होती है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं। अब लिनक्स का हमको बेसिक समझ लिया कि भाई उसके अलग अलग वर्जन से हम काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमको समझ लिया। अब हम उसको इंस्टॉल कैसा करेंगे। तो काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। ब्रीफली इसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मेनली आप लिनक्स को 4 तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये वो 4 तरीके हैं, मैं इसको ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है लाइव ओएस। ये सबसे सिंपल है। आपको एक पेन ड्राइव में लिनक्स इंस्टॉल कर लेना है। जब भी आपको लिनक्स का यूज़ करना होगा, आप वो पेन ड्राइव लगा के लिनक्स यूज़ कर सकते हो। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसमें कुछ भी सेव नहीं रहेगा, यानी आप जब आपने कुछ भी इंस्टॉल किया या आपने कुछ डाउनलोड किया, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही आप पेन ड्राइव इजेक्ट कर लोगे। ठीक है, सेकंड तरीका यहाँ पे आता है वर्चुअल बॉक्स का, यानी कि ये सबसे एक तो एफिशिएंट तरीका है, यानी कि आप आपके विंडोज़ मशीन में ही एक वर्चुअल बॉक्स में एक काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा तरीका आता है यहाँ पे ड्यूअल बूट का, यानी कि आपके हार्ड डिस्क में 2 पार्ट हो जाएंगे, एक में विंडोज़ रहेगा, एक में लिनक्स रहेगा। एट अ टाइम आप कोई भी एक ही ओएस यूज़ कर पाओगे।
और लास्ट तरीका है यहाँ पे स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन का, यानी आपके हार्ड डिस्क में सिर्फ लिनक्स ही रहेगा और कोई भी ओएस इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा। जैसा हमारे केस में यहाँ पे विंडोज़ रहता है वैसा आपके सिस्टम में लिनक्स रहेगा, उसको हम स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन बोलते हैं। इनमें से स्टार्टिंग में आप वर्चुअल बॉक्स वाला इंस्टॉलेशन कर सकते हो और बाद में ड्यूल बूट कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में वर्चुअल बॉक्स इसलिए क्योंकि ये ड्यूल बूट करना या स्टैंड अलोन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में, बट हमको बाद में ड्यूल बूट या स्टैंड अलोन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में हम सभी तरीके के सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो है बेसिक लिनक्स कमांड। पूरा लिनक्स ही कमांड से ऑपरेट होता है, तो हमको मोस्टली लिनक्स के अंदर कमांड का ही यूज़ करना है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको कुछ 10 to 12 बेसिक कमांड्स यहाँ पे बता दूंगा, जिनमें से मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट किया हूँ। ठीक है, अब हम इसको अगर हमको प्रैक्टिकल करना है तो हम आ जाएंगे हमारे लिनक्स के अंदर। मैंने यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के थ्रू एक लिनक्स इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे टर्मिनल में। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँगा। ठीक है, जो फर्स्ट और सबसे बेसिक कमांड है वो है ls, यानी कि लिस्ट। इसको जैसे आप एंटर करोगे तो आप जिस लोकेशन पे हो उस लोकेशन में जो भी डायरेक्टरीज़ है या जो भी फाइल्स है वो आपको शो होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है और भी यहाँ पे फोल्डर्स है। जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो फोल्डर्स रहेंगे, यानी कि डायरेक्टरीज रहेंगे, और जो वाइट में दिखेंगे वो आपको फाइल्स रहेंगे। यानी कि अभी मेरे इस लोकेशन के ऊपर कोई भी मेरे पास फाइल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आप यहाँ पे बेसिक कमांड्स आती है वो है PWD, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं अभी किस लोकेशन पे हूँ, तो मैंने कमांड लगाया PWD, जिससे मुझे पता चला कि मैं अभी रूट के अंदर होम में बैकएंड में हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा यूज़र नेम देख पा रहे होंगे, तो होम के अंदर एक यूज़र नेम की फ़ाइल फोल्डर बन जाता है जब भी हमको ये न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि मैं बैकएंड वाले यूज़र में लॉगिन हूँ इसलिए यहाँ पे बैकएंड आ रहा है। अगर आप किसी और यूज़र में लॉगिन होंगे तो ये होम एज इट इज़ रहेगा, ये नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें किस तरीके से फ़ोल्डर क्रिएट कर पाएंगे, फाइल्स क्रिएट कर पाएंगे, डिलीशन, कॉपी पेस्ट, रीनेमिंग, ये सब हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमको लिनक्स के साथ में फेमिलियर होना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सब चीज़ों को आप मोस्टली टर्मिनल के अंदर ही करो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि हमको एक फ़ाइल क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, तो हम कमांड लगाएंगे टच फॉलोड बाय फाइल नेम। तो मैं अगर फाइल नेम दूँ file.txt, ठीक है, कोई सक्सेस मैसेज नहीं आएगा। हाँ, अगर एरर आता है तो वो शो करेगा, बट कभी भी यहाँ पे कोई सक्सेस मैसेज नहीं आता है जब भी आप फोल्डर या फाइल क्रिएट करते हो। चेक करने के लिए हम फिर से ls कमांड यूज़ करेंगे। ls ऐसी कमांड है जो आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट के अंदर मुझे फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, जो यहाँ पे ऊपर नहीं शो कर रहा था। ठीक है, अब मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, तो उसके लिए कमांड है mkdir, यानी कि मेक डायरेक्टरी। फोल्डर को यहाँ पे हम डायरेक्टरी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे बना दूँगा डेमो। अगर मैं ls करूँ तो आप देखोगे ब्लू के अंदर ये शो कर रहा है, तो डेमो नाम से मेरा एक फ़ोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप देखोगे जैसे जैसे मैं कमांड डाल रहा हूँ ऊपर ऊपर ही मेरा ये टर्मिनल जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर सकते हैं क्लियर कमांड से, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब जो भी मैंने अभी तक कमांड्स रन किए उसकी मैं हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारी आती है कि अब हमें जो हमने दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करे, एक तो फोल्डर है उसमें से डेमो और एक हमारी ये फाइल है। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो फाइल डिलीट करना तो बहुत सिंपल है, rm यानी कि रिमूव और हमारी उस फाइल का नाम। तो अगर मैं ls करूँ तो आप देखोगे वो यहाँ पे अब नहीं है। सिमिलरली मेरे पास एक फ़ोल्डर है डेमो, उसको मुझे रिमूव करना है, तो अगर मैं rm ट्राई करूँ यहाँ पे तो ये मुझे एरर देगा कि जो हम बता रहे हैं डेमो ये एक डायरेक्टरी है और rm सिर्फ एक फ़ाइल को डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कमांड लगाना है rmdir, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, और फिर हमें उस डायरेक्टरी का नाम देना है। अब अगर मैं ls चेक करूँ तो ना तो वो डेमो यहाँ पे है और ना वो फाइल यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करता हूँ, एक फ़ाइल और फोल्डर हम बना लेंगे सिमिलर नाम से। mkdir से हमने डेमो से एक फ़ोल्डर बना लिया। यहाँ पे मैं एक टच कमांड यूज़ करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ, file.txt ls। ठीक है, अब हम देखेंगे हम इसको किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे फ़ाइल को मान लो यहाँ पे रीनेम करना है, तो मैं कमांड लगाऊंगा mv। वैसे तो mv कमांड मूव के लिए है, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं उस तरीके से हम कट पेस्ट जिसको बोलते हैं विंडोज़ में, यहाँ पे हम उसको मूव बोलते हैं, तो ये मूव करने के लिए। बट यही सिमिलर कमांड यूज़ होती है रीनेमिंग के लिए। तो mv ओल्ड नेम, तो ये मेरा ओल्ड नेम था, अब न्यू नेम, न्यू मैं इसको दे दूँगा, मान लो न्यू नेम ही दे देंगे, new.txt। अगर मैं ls करूँ तो उसका नाम अब यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, सेकेंडरी चीज़ है कि आप इसको हाइड भी कर सकते हो mv कमांड से। mv अब क्योंकि नाम बदल गया है new.txt, अब मुझे अगर इसको हाइड करना है तो मैं उस नाम के आगे डॉट लगा दूंगा, डॉट new.txt।
अब अगर मैं एलएस करूँ तो वो फाइल यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके सामने अब मैंने डॉट लगा दिया। इस डॉट से वो फाइल क्या हो जाएंगी, मुझे इस एलएस कमांड में नहीं दिखेंगी। बट अगर मैं ls-la करूँ, इसका एक लॉन्गर फॉर्मेट अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे मुझे वो भी फाइल्स दिखेंगे जो अभी तक नहीं दिख रहे थे। जैसे ये बैश आरसी, इसके आगे डॉट लगाए, जितने भी फाइल्स के आगे यहाँ पे डॉट, फोल्डर्स के आगे डॉट लगाए, वो सब हिडन है, मुझे एलएस कमांड में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मेरी फाइल मुझे दिख रही है .new.txt, ठीक है। अब इसका अगर आप अपोजिट कर दोगे इसको अनहाइड करने के लिए, तो वही करना है, डॉट सिर्फ हटा देना है। तो मैंने डॉट हटा दिया। अब अगर मैं एलएस करूँ तो वो फाइल अब मुझे फिर से दिख रही है। नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे कॉपी। तो हमारे पास में cp कमांड है, cp सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो मेरा सोर्स यहीं पे है जिसमें अभी हूँ मैं, यानी कि इस लोकेशन पे बैकएंड वाले। तो मुझे देना है उस सोर्स का नाम, तो मेरा ये सोर्स है new.txt, इसको मुझे देना है डेमो में, ठीक है। अब क्योंकि कॉपी था तो यहाँ पे भी रहेंगी ये फाइल और इसमें भी आ जाएंगी। तो अब अगर मुझे उस फोल्डर में जाना है तो मैं करूँगा cd डेमो, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। अब जैसे ही मैं डेमो में आ गया, आप देखोगे यहाँ पे मैं डेमो के अंदर आ गया हूँ, बट कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर से हमें एलएस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो फाइल मुझे दिख रही है, ठीक है। अब मैं डेमो में हूँ, अब मैं इस लोकेशन पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें दिख रही थी, ठीक है। अब मैं डेमो के अंदर हूँ। अब इससे अगर मुझे बाहर आना है, यानी कि फिर से मुझे मेरे इस लोकेशन पे आना है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे, तो मैं कमांड टाइप करूँगा cd स्पेस डबल डॉट। तो आप देखोगे ये डेमो जो यहाँ दिख रहा था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैं एलएस करूँगा, मैं फिर से यहाँ पे मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप mv यूज़ कर सकते हो, यानी कि मूव करोगे तो वो सोर्स में नहीं दिखेगा, सिर्फ डेस्टिनेशन के अंदर दिखेगा। अब मुझे इस डेमो को क्या करना है, डिलीट करना है। बट इस बार जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर अब डेटा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने इसको इस तरीके से डिलीट किए थे, rmdir डेमो। तो अब ये एरर दे रहा है हमको कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए अलग कमांड है, और उसके अंदर कोई डेटा है तो उसको डिलीट करने के लिए एक अलग कमांड है। तो इसको हम इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, rm-rf डेमो। ये rm वैसा तो फाइल रिमूव करने के लिए है, बट इससे हम डायरेक्टरी भी रिमूव कर सकते हैं। और हमने टैग लगाए -r और f। -r का मतलब है रिकर्शन यानी कि इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ दिस फोल्डर, और f का मतलब है फोर्सफुली, ठीक है। तो अगर मैं अब ls करूँ तो आप देखोगे वो डेमो फोल्डर जो यहाँ दिख रहा था वो अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थे यहाँ पे, और भी इसकी पूरी मेरे पास में एक फ़ाइल है, मैं इसको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो, या अदरवाइज़ आप गूगल कर लो, आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे उसके यूजेज के साथ में। बट यहाँ पे जो मेन बात करने वाली है वो ये है कि आपको लिनक्स में हमेशा टर्मिनल का ही यूज़ करना है, ठीक है। वापस से हम हमारे स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, हमने कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे लिनक्स की देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, नेविगेटिंग फाइल सिस्टम। लिनक्स में वैसे तो हम ग्राफिकली भी नेविगेट कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली विंडोज़ में करते हैं, बट क्योंकि हमें लिनक्स के साथ फेमिलियर होना है तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स का यूज़ आप करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेविगेशन बता देता हूँ इसका ग्राफिकली। अगर मैं फिर से यहाँ पे आऊँ तो ये तो हमने देख लिया टर्मिनल। नेविगेशन का मोस्टली मतलब यहाँ पे कि आप डायरेक्टरी स्विच कर रहे हो या कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये सब नेविगेशन में आता है। तो हमने देख लिया कि हम cd कमांड से अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, फोल्डर के कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, वो एक सेकेंडरी मेथड हो जाता है। तो अगर मैं टर्मिनल क्लोज करूँ और ये फाइल मैनेजर पे आ जाऊँ, यहाँ पे ओपन फोल्डर हम करेंगे तो मेरे सामने ग्राफिकल जैसे विंडोज़ में आता है वैसा मेरे सामने खुल गया। जो भी हम चीज़ें अभी तक कर रहे थे वो हमें यहीं पर दिख रही थी, ठीक है। ये हमने न्यू फाइल बनाए थे, वो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट, एम्प्टी फाइल, न्यू 2, तो ये फाइल बन जाएंगी। हमको टच कमांड यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ी। सिमिलर फोल्डर के लिए ये मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बना दिया, मुझे mkdir कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बट क्योंकि हमारे जो आगे टेक्निक्स है और जो हम सीखने वाले हैं एथिकल हैकिंग, वो कमांड पे बेस्ड है, तो हमको इस तरीके का यूज़ नहीं करना है, हमको टर्मिनल का ही यहाँ पे हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, जो है फाइल परमिशन। अब ये जो पार्ट है लिनक्स फाइल सिस्टम, ये रिलेटेड है हमारे फाइल हिरार्ची से, जो हमने देखे अभी रूट, बिन, उन सब से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब फाइल परमिशन समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि सब कमांड से यहाँ पे ऑपरेट होता है। लिनक्स परमिशन मॉडल यूज़ करता है फाइल्स और फोल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि परमिशन पूरी उसी के लिए बनाई गई है कि आपके फाइल्स और डायरेक्टरीज यहाँ पे प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। अब लिनक्स में परमिशन 3 पार्ट में डिवाइड होती है और 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ यूज़र इसमें होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है रीड, इसको नंबर दिया गया है 4,
राइट, इसको नंबर दिए गए 2, आप यहाँ पे देख सकते हो, आर के आगे 4 है, राइट के आगे 2 है और एग्जीक्यूट के आगे 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये हम इस पे आएंगे अभी इस चार्ट के ऊपर, तो अगर आप इनको प्लस कर लो, यानी कि रीड का आपके पास में राइट का 2 है, रीड का 4 है और एग्जीक्यूट का 1 है, तो वो टोटल 7 होगा। इसका मतलब ये है कि लिनक्स में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परमिशन है वो 7 नंबर की है। ठीक है, अब आते हैं हम 3 डिफरेंट टाइप्स के यूज़र्स पे। तो फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं यूज़र, यानी कि ये आप हो। अब जैसे कि मैं बैकएंड में अभी लॉगिन था तो वो यूज़र हो गया। सेकेंड है ग्रुप, यानी कि ग्रुप्स ऑफ यूज़र। अगर मान लो किसी कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट्स है और वहाँ पे लिनक्स सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के यूज़र को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे उस ओएस के अंदर, तो वो हो गए ग्रुप्स जिसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं। और एक आता है अदर। अदर वो है जो ना तो आप हो ना किसी ग्रुप में वो इंक्लूडेड है, वो आ जाता है अदर्स में। तो इस वीडियो के लिए हम यूज़र पे फोकस करेंगे, यानी कि जिसमें हम लॉगिन है उसी पे फोकस करेंगे। ग्रुप और अदर्स अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं परमिशन हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ये चार्ट समझ लेते हैं कि मैंने बताया कि मैक्सिमम परमिशन यहाँ पे 7 है, वो ही हाईएस्ट परमिशन है। तो आप देखोगे अगर मैं किसी को फाइल या फोल्डर को 1 परमिशन दे रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ उसको एग्जीक्यूट की परमिशन है। ये जो आपको सामने 2 बार हाइफन दिख रहा है, इसका मतलब ये माइनस माइनस आप इसको समझ के चलो। पहला होता है रीड, दूसरा होता है राइट, यानी कि इसको ना रीड है ना राइट है, सिर्फ एग्जीक्यूट है। अगर मैं 2 करता हूँ तो वो राइट के लिए है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको हाइफन दिखेगा, यानी कि ना तो इसको रीड परमिशन है ना तो एग्जीक्यूट परमिशन है, सिर्फ राइट परमिशन है। अब अगर मैं 3 लेता हूँ तो 2 + 1 3, तो 2 था राइट का, 1 था एग्जीक्यूट का, तो इसको राइट और एग्जीक्यूट परमिशन है, रीड परमिशन नहीं है। 4 यानी कि रीड, इसको ना तो राइट है ना एग्जीक्यूट है। फिफ्थ, अब फिफ्थ कॉम्बिनेशन बनता है 4 + 1, यानी कि इसको रीड है और एग्जीक्यूट है, राइट नहीं है। 6 होता है हमारा 4 + 2, तो 4 रीड का 2 राइट का, तो इसको 2 ही परमिशन, एग्जीक्यूट नहीं है। अब 7 बनता है 4 + 2 + 1, तो इसको रीड भी है, राइट भी है और एग्जीक्यूट परमिशन भी है। तो यहाँ पे 7 जो परमिशन है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ परमिशन हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब आप किस तरीके से यहाँ पे परमिशन दे सकते हो। ठीक है, अब परमिशन या तो दी जा सकती है किसी चीज़ को या हटाई जा सकती है, उसके लिए सेम ही कमांड है, उसका कुछ सिंटैक्स है मेरे पास में यहाँ पे। जैसे chmod कमांड का नाम है, आगे आपको परमिशन देना है, जो परमिशन आपको देना है या उससे रिवोक करना है, और उस फोल्डर या फाइल का नाम जिसको आपको परमिशन दे रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे है मेरे पास, जैसे कि chmod, ये तो कमांड हो गई। 7 मेरी परमिशन, यानी कि मैं file.txt को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देना चाह रहा हूँ, तो ये उसका मेरे पास में कमांड बनेगा। यहाँ पे मेरे पास और भी अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल है। जैसे हम तीसरा एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ पे chmod -r, आर का मतलब होता है रिकर्शन, जैसे हमने अभी rm-rf में देखे थे, और रिकर्शन फिर मैं इसको हाईएस्ट परमिशन दे रहा हूँ किसको, डेमो को। अब डेमो एक फोल्डर है, ठीक है, तो रिकर्शन यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि डेमो के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको भी एक साथ ही इस कमांड के थ्रू 7 परमिशन मिल जाए। अगर मैं ये आर यूज़ ना करूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे chmod 7 डेमो है, तो सिर्फ उस अकेले डेमो फोल्डर को परमिशन मिली 7, उसके अंदर के कंटेंट को जो 7 परमिशन है वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसका हम एक प्रैक्टिकल देख लेंगे ताकि आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ जाए। इसके लिए हम आते हैं टर्मिनल में। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो इजीली कि किसको क्या परमिशन है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये new.txt है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, -rw -r -r और यहाँ पे अगर आप उसी फोल्डर को देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में d दिख रहा है। तो ये जो डैश है इसका मतलब है कि ये फाइल है, और ये जो d है इसका मतलब ये डायरेक्टरी है, यानी कि ये फोल्डर है। तो हमारे केस में क्योंकि हम फाइल को अभी परमिशन देना चाह रहे हैं या हम चेक कर रहे हैं इसकी परमिशन, तो ये डैश ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब ये जो परमिशन है यूज़र्स के लिए, ये ग्रुप के लिए और ये अदर्स के लिए। तो यूज़र के लिए परमिशन है rw-, ग्रुप के लिए r-, और अदर्स के लिए r-। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम तीनों ही टाइप के यूज़र को फुल परमिशन दे दें। ठीक है, तो मैं कमांड लगाऊंगा chmod 777। अब ये 777 कैसे बना, क्योंकि 3 टाइप के यूज़र हैं, तो यूज़र, ग्रुप, अदर, फॉलोड बाय हमारी फाइल नेम, तो new.txt इस केस में हमारी फाइल है। तो अब अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे इसका यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, ये वाइट था अब ये एक लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे आ रहा है। तो ये तब होता है जब आप इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दोगे, तब ये ग्रीन में शो करेगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ ये हुआ है या नहीं। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो rwx यानी कि तीनों यूज़र को तीनों ही परमिशन मिल गई, यानी कि फुल परमिशन यहाँ पे मिल गई। अब मुझे रिवोक करना है, कमांड सेम ही रहेंगी,
जो हमने ऊपर लगाई थी, ठीक है, मैं 0 0 कर रहा हूँ। तो आप देखोगे फिर से इसका जो कलर है वो वाइट हो गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये फोल्डर नहीं है इसलिए यहाँ पे ये हाइफन फर्स्ट वाला जो है वो फोल्डर को डिनोट करता है, तो यहाँ पे फोल्डर नहीं है इसलिए ये उसका हाइफन है। और बाकी जो हाइफन्स आपको एक सिमिलर लाइन में दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसको कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। सिमिलर केस में आप फोल्डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, chmod 7 वीडियोज़। तो अगर मैं सिर्फ ls करूँ तो आप देखोगे वीडियो पे हाईलाइट हो गया है, ठीक है, ls-la। तो आप देखोगे डी एज इट इज़ है क्योंकि डायरेक्टरी है। बाकी सब परमिशन चले गए जो इसको थे पार्शियल परमिशन, और हमने एक फुल परमिशन इसको दे दी है, रीड राइट एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप परमिशंस यहाँ पे गिव और टेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल परमिशन कवर कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम, इंस्टॉलेशन एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हम विंडोज़ में जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे भी पॉसिबल है करना, बट हम इसको मोस्टली कमांड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं apt-get, यानी एडवांस पैकेज टूल। और गेट हम उसको क्योंकि लेना चाह रहे हैं इसलिए वो गेट हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि डेबन बेस्ड लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या अपडेट करने के लिए apt-get ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे nmap इंस्टॉल करना है तो मुझे nmap का पैकेज नेम पता होना चाहिए, और जब मैं उसको पैकेज नेम को उस कमांड में डालूंगा तो वो उसको इंस्टॉल करेगा। अगर पैकेज नेम गलत होगा तो वो मुझे वहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। अब इसके लिए कमांड क्या बन सकती है, अगर मुझे nmap फॉर एग्जांपल इंस्टॉल करना है, apt-get पैकेज नेम था nmap। अगर मैं nmap में कुछ गड़बड़ कर दूँ, m की जगह a और a की जगह m कर दूँ तो मुझे एरर आ जाएगा। इसका मैं आपको अभी डेमो बताता हूँ। और जो फेडोरा है, आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे एक yum भी हमारे पास एक पैकेज कमांड है, तो ये मोस्टली यूज़ होता है फेडोरा के अंदर, यही सिमिलर टास्क करने के लिए, अपडेट या इंस्टॉल करने के लिए। हम आ जाते हैं फिर से हमारे लिनक्स टर्मिनल में, इसको हम करते हैं क्लियर, ठीक है, apt-get इंस्टॉल, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई गलत स्पेलिंग दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक यहाँ पे 2 एरर दे रहा है। एक तो हमें परमिशन डिनाइड है, वो पूछ रहा है हम रूट है या नहीं है। तो अगर ऐसा एरर आता है तो आपको यूज़ करना है sudo, और फिर कमांड आपकी सेम ही रहेंगी। ठीक है, ये बोल रहा है अनेबल टू लोकेट पैकेज nmp, क्योंकि ऐसे कोई नाम का पैकेज है ही नहीं तो ये इंस्टॉल उसको नहीं कर सकता है। तो ये उस केस में जब आप पैकेज नेम गलत दे दोगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको पैकेज नेम पता होना ज़रूरी है। अब मैंने सही पैकेज नेम दिया तो ये उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर ले। ये मुझे पूछ रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है कि इतनी इतनी जगह उसको लगेंगी, यस करके हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा nmap सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। हमको कोई भी एंड में कोई एरर नहीं आया ना, मिडिल में कहीं इंस्टॉलेशन में हमें कोई एरर आया। अगर आता है आपको एरर और पैकेज नेम सही है तो आप आपकी होस्ट फाइल एक बार चेक कर सकते हो। अब इसी डे 6 का एक पार्ट 2 आएगा, क्योंकि हमने लिनक्स फंडामेंटल की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है और मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले लिनक्स फंडामेंटल को कवर कर लो, उसी के बाद हम किसी प्रैक्टिकल या और कोई इथिकल हैकिंग के टॉपिक पे आएंगे। तो इसी डे 6 का एक पार्ट 2 आएगा जिसमें हम फुटप्रिंटिंग एंड इनोमरेशन कवर करेंगे। ये है डे 6 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग के अंदर हम देखेंगे गोल्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, एक्टिव पैसिव फुटप्रिंटिंग के टूल्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, nmap का प्रैक्टिकल देखेंगे और लास्टली हम गूगल डॉकिंग के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज़ फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी टारगेट सिस्टम या नेटवर्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम वल्नरेबिलिटीज़ या फ्लॉज आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें सिक्योर रख सकें। अटैकर्स फुटप्रिंटिंग का यूज़ करेगा टारगेट के सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। ये फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी हैकिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गोल्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। इन 4 गोल्स को हम एक एक करके समझेंगे। नंबर 1 है डोमेन नेम और IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करना। अटैकर जितना हो सके टारगेट की वेबसाइट और उसके बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नंबर 2 है नेटवर्क आर्किटेक्चर। अटैकर ये समझने का ट्राई करता है टारगेट का नेटवर्क कैसा सेटअप किया गया है और कौन से डिवाइसेस नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं। नंबर 3 है टेक्नोलॉजीज़ एंड सॉफ्टवेयर।
अटैकर ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है कि टारगेट कौन से सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है। नंबर 4 है एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर टारगेट बहुत बड़ा है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बारे में भी अटैकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। 2 टाइप के फुटप्रिंटिंग होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव फुटप्रिंटिंग का मतलब है अटैकर बिना डायरेक्टली टारगेट से इंटरेक्ट करे इन्फॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल वो हुईज़ रिकॉर्ड चेक करेगा, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन गैदर करने ट्राई करेगा, उनकी वेबसाइट विजिट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो सेकंड टाइप है वो है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। उसका मतलब है कि अटैकर टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो डायरेक्टली टारगेट पे स्कैनिंग शुरू करेगा, ट्रेस रूट करेगा, पिंग स्वेप्स करेगा एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ वो मेथड यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल्स फॉर फुटप्रिंटिंग। कुछ टूल्स हम देखेंगे जो अटैकर यूज़ करता है एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग स्टेज पे। सबसे पहले आता है हुईज़ लुकअप। इससे अटैकर को डोमेन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पता चल सकती है, आपका वेबसाइट कब रजिस्टर्ड की है, कब एक्सपायर होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे गूगल डॉर्किंग। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बट एक टेक्निक है। गूगल डॉर्किंग वैसे तो एक अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम इसके बारे में एकदम ब्रीफ में समझ लेते हैं। गूगल डॉर्किंग एक एडवांस गूगल सर्च टेक्निक होती है जिससे अटैकर टारगेट के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। थर्ड है सोशल मीडिया। टारगेट की पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से कलेक्ट की जा सकती है। अटैकर इन टूल्स को पैसिव फुटप्रिंटिंग में यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। उसमें जो सबसे पहला टूल है जो अटैकर यूज़ कर सकता है वो है एनमैप। ये एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है जिससे हम अटैकर के ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज, फायरवॉल, ओएस, इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सेकंड जो टूल यहाँ पे अटैकर यूज़ कर सकता है वो है ट्रेस रूट। ये एक CMD कमांड होती है जनरली, जिससे हम हमारे नेटवर्क से अटैकर की वेबसाइट या सर्वर के बीच कितने नोड्स हैं, या आप समझो हमारी रिक्वेस्ट उस डिवाइस तक कितने डिवाइसेस से होके जा रही है, वो हम इससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम एनमैप का एक सिंपल प्रैक्टिकल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एनमैप सॉफ्टवेयर लगेगा जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको इजीली एनमैप की वेबसाइट से मिल जाएगा। GUI वर्जन में इसको ज़ेनमैप बोलते हैं नॉर्मली, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ज़ेनमैप लिखा हुआ आ रहा है। और CMD के अंदर या फिर आप अगर लिनक्स में इसको यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इसका नाम एनमैप है और वहाँ पे ये कमांड बेस सिस्टम है। तो यहाँ पे हमको हमारा टारगेट देना है सबसे पहले तो, और हमको एक प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रोफाइल में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोफाइल्स देखने मिल जाएंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यहाँ पे इंटेंस स्कैन ले रहा हूँ। यहाँ पे एक और टाइप का आता है स्लो कॉम्प्रहेंसिव स्कैन, ये इंटेंस से ज़्यादा डीप जाएगा। ठीक है, तो हम इस ट्यूटोरियल के इंटेंस स्कैन यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको टारगेट चाहिए होगा, तो अभी टारगेट के लिए मैं अपना खुद का ही एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि ये है 192.168.1.6। यहाँ पे इंटेंस स्कैन सिलेक्ट है, हम स्कैन पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो ये हर चीज़ को लॉक करेगा। जब भी इसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो वो यहाँ पे शो करेगा, और जैसे ही ये एंड होता है तो लास्ट में आपको लिख के आएगा एनमैप डन। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना बड़ा है या ये कौन सी प्रोफाइल आपने स्कैन की यहाँ पे यूज़ की है। उस हिसाब से ये इसका जो भी टाइम रहेगा, रिस्पॉन्स टाइम, वो उस हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने लास्ट में हमको बोल दिया है एनमैप डन, यानी कि हमारी स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैंने जो IP दिया था वो ये था 192.168.1.6। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने कुछ पोर्ट्स को हमारे लिए फ़िल्टर किया है कि 135, 139, 445 ये मेरे पास ओपन है, ये उनकी सर्विसेज है और ये उनका वर्जन है। तो अटैकर इस तरीके से ओपन पोर्ट्स, उनकी सर्विसेज, उनका वर्जन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकता है ईजिली। सेकंड यहाँ पे OS डिटेक्शन, ये बता रहा है कि मैं विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। मैं करंटली अभी विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि आप कौन सा OS यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ से जाके ports/hosts में देख सकते हैं। पोर्ट्स ये बताएगा जो उसने अभी आउटपुट पेज पे बताया है। आप यहाँ से नेटवर्क की टोपोलॉजी देख सकते हो, और यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी जो यहाँ पे आउटपुट पेज पे टेक्स्ट बेस में थी। आप यहाँ देख सकते हो वही इन्फॉर्मेशन है। ये बता रहा है विंडोज़ 10 है, जो भी पोर्ट यूज़ हुआ है वो OS की क्लास है, और यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन टारगेट की उसने सब हमारे पास में यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर नेटवर्क की पूरी रेंज है तो यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हो, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट दे सकते हो, और अगर सिंगल IP है तो इस तरीके से सिंगल IP पे भी आप स्कैनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुईज़ एंड ट्रेस रूट प्रैक्टिकल। इसका हम इन दोनों चीज़ों का हम एक सिंपल प्रैक्टिकल देखने वाले हैं यहाँ पे। हुईज़ आपको पता ही है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम सिंपली किसी भी डोमेन या किसी वेबसाइट का हम कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम उसके लिए कुछ वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली टाइप करना है गूगल पे हुईज़ लुकअप,
एडिशनली मैं एक और आपको वेबसाइट बताऊंगा अभी, जिससे हम और भी डिटेल जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वेबसाइट ले लेंगे और यहाँ पे आपको अब आपके डोमेन का या टारगेट डोमेन का आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम प्रोवाइड करना होगा। इस प्रैक्टिकल के लिए मैं मेरा ही एक डोमेन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख रहे हो मुझे मेरे सामने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। सबसे पहले तो डोमेन नेम जो हमने प्रोवाइड किया, रजिस्ट्रार के ये कहाँ से रजिस्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल गोडैडी है या होस्टिंगर है, तो ये नेम चीप से रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड कब हुआ था, 2023 के अंदर 11th उसका मंथ है और 17 डेट है। ये एक्सपायर कब होगा, ये 2024 में, यानी कि 1 साल का रजिस्ट्रेशन है। इसको लास्ट अपडेट कब किया गया था वो भी डेट यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मुझे उसके नेम सर्वर्स दिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसने इसको रजिस्टर किया, तो ये कोड एकेडमी मेरा ही फर्म है, उसने इसको रजिस्टर किया। स्टेट महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया, अगर ईमेल होता तो यहाँ पे ईमेल भी ये शो करता। फ़ोन नंबर वगैरह भी ये कभी कभी शो कर देता है अगर वहाँ पे कोई प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं लगाई गई हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली किसी भी आईपी एड्रेस या डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। एक और वेबसाइट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम है DNS डम्पस्टर। अगर आपको किसी वेबसाइट के बारे में DNS रिकॉर्ड करना है या उसके सब डोमेन्स के बारे में कुछ पता लगाना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको डोमेन देना होगा और एंटर करेंगे। ठीक है, अभी इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी सब डोमेन नहीं है। अगर होते यहाँ पे तो अब देख लो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताता है। DNS सर्वर आपको बताएगा, MX रिकॉर्ड बताएगा, आपको यहाँ पे पूरा मैपिंग बताएगा डोमेन की। और अगर यहाँ पे सब डोमेन होते तो यहीं पे कहीं इसके नीचे आपको सब डोमेन देखने मिलते। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब डोमेन वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम देखेंगे ट्रेस रूट का। उसके लिए हमको जाना होगा CMD में, क्योंकि एक कमांड है, प्री इंस्टॉल रहता है सभी के अंदर, आपको सिर्फ ये कमांड से रन करना है। तो कमांड है इसका ट्रेसर्ट फॉलोड बाय आपका जो भी आईपी एड्रेस है या फिर आपका जो डोमेन नेम है। तो मैं मेरा ही डोमेन यहाँ पे यूज़ करूँगा। ब्रीफ में बताया था ट्रेसर्ट ये करेंगे आपके लिए कि आपको ये बताएगा कि आपके नेटवर्क से उस वेबसाइट या उस टारगेट सिस्टम तक बीच में कितने नोड्स हैं, नोड्स इन द सेंस कितने डिवाइसेस से होकर अपनी रिक्वेस्ट जा रही है। ये भी डिपेंड करता है कि बीच में कितने डिवाइसेस है, उस हिसाब से ये रिस्पॉन्ड टाइम चेंज होगा इसका। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ट्रेस जो है तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे टोटल 7 नोड्स है, यानी कि मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से निकल के वेबसाइट तक पहुँचने के बीच में 6-7 जगह वो वहाँ पे अलग अलग जगह पे मेरी रिक्वेस्ट जाती है। उसके बाद मैं इस नेटवर्क तक या फिर इस टारगेट सिस्टम तक पहुंच पाता हूं। तो हमें इस तरीके से कभी कभी डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मिलती है। हम इसको ट्रबल शूटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई वेबसाइट हमें रिस्पॉन्ड नहीं करी तो उसका इशू किस नोड पे है वो भी यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गूगल डॉकिंग एंड इट्स प्रैक्टिकल। हम उसका छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे। उससे पहले मैं समझा दूँ आपको गूगल डॉकिंग क्या होती है। हम मेनली गूगल को वेबसाइट या डेटा सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। अटैकर गूगल को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है, जिसे हम गूगल डॉकिंग बोलते हैं। इस टेक्निक से हम गूगल को स्पेसिफिक रिजल्ट्स शो करने के लिए कुछ कमांड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। गूगल डॉकिंग में कुछ मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इन टेक्स्ट, इन टाइटल एंड इन URL। ये 3 हैं। और भी ऐसे बहुत सारे मेटा कैरेक्टर्स या ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ गूगल डॉकिंग में होता है। गूगल डॉकिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट यहाँ पे हम उसको इन 3 से समझेंगे, इन टेक्स्ट, इन टाइटल, इन URL से, जिससे कि आपको बेस समझ में आ जाएगा गूगल डॉकिंग किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं गूगल पे। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्यूरी यहाँ पे डालें, फॉर एग्जांपल कॉलेज अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप पहले समझ लो। ये जो ब्लू में आपको टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, हेडिंग दिख रही है कॉलेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइटल। और उसके नीचे जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है 2 लाइन का, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। और ये जो ऊपर आपको URL जैसा दिख रहा है या फिर ये आपको पाथ बता रहा है कि विकीपीडिया उसके अंदर विकी, उसके अंदर कॉलेज, इसको हम बोलते हैं URL। तो हमारे क्यूरी के हिसाब से ये बनेगा। ये है हमारे लिए इन टाइटल, ये है हमारे लिए इन टेक्स्ट और ये है हमारे लिए इन URL। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मतलब है इन टेक्स्ट यानी कि हम जो भी डालेंगे वो टेक्स्ट में होना ज़रूरी है सर्च में। इन टाइटल में जो डालेंगे वो टाइटल में होना ज़रूरी है सर्च रिजल्ट में। ऐसे ही रिजल्ट गूगल हमें शो करेगा, उसके अलावा दूसरे कोई रिजल्ट हमें शो नहीं करेगा। तो हम स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इन टाइटल कॉलेज, ठीक है, तो अब आप अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से देखते आओ, टाइटल में कॉलेज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, आपको हर टाइटल के अंदर आप कॉलेज
देखने मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी टाइटल नहीं होगा जिसमें कॉलेज नहीं है। तो मेरे सर्च टर्म स्पेसिफिक हो गया, मेरा सर्च रिजल्ट यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया। इस तरीके से अटैकर कुछ चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता है गूगल डॉकिंग की हेल्प से। तो ये हो गया इन टाइटल। नेक्स्ट है इन टेक्स्ट। अगर मैं अब इन टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल कॉलेज लिखता हूँ, ठीक है, हम अगर गूगल डॉकिंग यूज़ करेंगे तो हमें ऐसे कुछ कैप्चर्स आएंगे, ठीक है। अब हमने डाला है इन टेक्स्ट कॉलेज, तो आप अगर देखोगे ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप देखो अब टेक्स्ट के अंदर आपको हर जगह कॉलेज कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगा, ठीक है। हर इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, इन टाइटल प्लस इन टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा मेटा कैरेक्टर है वो है इन यूआरएल। फॉर एग्जांपल मैं अगर इन यूआरएल में कोई सिटी का नाम देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे अब यूआरएल में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। वो टेक्स्ट जो हमने ऊपर अभी एंटर किया यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये आना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे शो नहीं करता है, बट वो डेफिनेटली उसमें रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम गूगल डॉकिंग का यूज़ कर सकते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज़ होता है अगर हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सर्च करना हो तो। और अटैकर भी इसका बहुत अलग अलग तरीके से हैकिंग के अंदर यूज़ कर सकता है। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इथिकल कंसिडरेशन। अब ये सब करने के लिए जो भी हमने अभी देखा, आपको कुछ इथिकल हैकिंग के एथिक्स या गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, जिसमें से फर्स्ट है ऑथराइजेशन। आपके पास ये सब चीज़ें परफॉर्म करने के लिए ओनर या ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन होना ज़रूरी है। विदाउट परमिशन आप ये सब चीज़ें फुटप्रिंटिंग, एक्टिव, पैसिव, ये सब नहीं कर सकते। सेकंड है यहाँ पे अल्ट्रेशन। आपको किसी भी डेटा को अल्टर नहीं करना है या अनऑथराइज एक्सेस नहीं करना है। थर्ड आता है लीगल एंड इथिकल गाइडलाइंस। आपको सभी गवर्नमेंट लीगल गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो करना ज़रूरी है।